जय हिंद। तो आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो हमारी जो NISC या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए जो सीरीज चल रही थी, ये उसका पार्ट 21 है। इसमें 100 क्वेश्चन बचे हुए हैं सिर्फ आखिरी। इसके बाद में 100 क्वेश्चन के बाद में हमारे 200 पेज पूरे हो जाएंगे और वह 200 पेज पर अच्छे फिर मैंने इसमें कुछ अपने हैंड रिटन नोट्स हैं और कुछ अलग अलग वेबसाइट से या बुक से जो मुझे डाटा मिला है वो मैंने इसमें मतलब थ्योरी लिखी है। क्वेश्चन आंसर वगैरह यहीं तक है। इसके बाद में इसके लगभग 30-40 पेज आएंगे, वो थ्योरी के आएंगे, ठीक है। और ये जो नोट्स थे, चलिए मैं शुरू करता हूँ, उसके बाद में लिखिए क्या कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, विच लॉ स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाई अ ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फोर्थ पावर मतलब कि T की पावर 4 क्या था, सिग्मा था, A था और एनर्जी था। T की पावर 4 इज इक्वल टू सिग्मा T की पावर, कहीं कहीं A दे रखा। ये स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ है जो कि टोटल रेडिएटेड एनर्जी रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट? 5.67 इंटू 10 की पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर डॉट केल्विन की पावर 4। तो ये यही है ई की वैल्यू 5.67 इंटू 10 की घात -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटू के की पावर 4। विच लॉ हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द पीक वेवलेंथ ऑफ द सोलर स्पेक्ट्रम? जो सोलर स्पेक्ट्रम है उसका पीक वेवलेंथ डिटरमाइन करने के लिए कौन सा लॉ है हमारे पास? तो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ है, लैम्डा इज इक्वल टू B/T, ये वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ है। व्हाट इज द कांस्टेंट B इन वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ? जो B है इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.898 गुणा 10 की घात -3 मीटर डॉट केल्विन। तो ये कांस्टेंट है B, इसकी वैल्यू है 2.898 गुणा 10 की घात -3, ठीक है। ये वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ के अंदर कांस्टेंट है। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ का फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू B/T। विच लॉ डिस्क्राइब द स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इन थर्मल इक्विलिब्रियम? तो प्लैंक्स लॉ है वो। प्लैंक लॉ क्या करता है? ये डिस्क्राइब करता है स्पेक्ट्रल डेंसिटी को, किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। वो रेडिएशन जो कि एक ब्लैक बॉडी द्वारा एमिट किया गया है एक थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर। इफ़ द सन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, व्हाट हैपन्स टू इट्स पीक वेवलेंथ? यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी जो वेवलेंथ है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इट शिफ्ट्स टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ, ब्लू, अल्ट्रावायलेट एंड, ठीक है। तो क्या होगा? इट शिफ्ट टूवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे उसकी जो वेवलेंथ है वो कम होती जाएगी और वेवलेंथ शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द इफेक्टिव ब्लैक बॉडी टेम्परेचर ऑफ द सन? तो 5778 केल्विन। इसको लगभग 5800 केल्विन भी कहीं कहीं दिया रहता है। एट व्हाट वेवलेंथ डज द सन्स स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी रीच इट्स पीक? कौन सी वेवलेंथ पर जो सन की स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी है अपने पीक पर पहुंच जाएगी? तो 0.5 माइक्रोमीटर है अप्रॉक्सीमेटली, या 500 नैनोमीटर है। 500 नैनोमीटर जो वो वेवलेंथ है जिस पर जो सूरज का स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी है वो अपने पीक पर होगी। इन विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम द सन्स पीक इंटेंसिटी? सन की पीक इंटेंसिटी को 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर होती है लोकेटेड। तो वो किस इन विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कौन से पार्ट में होती है? तो वो विजिबल रीजन में होती है, ग्रीन ब्लू लाइट। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोटोन एनर्जी E एंड वेवलेंथ लैम्डा? तो E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा हमने पढ़ा है। व्हाट इज द एनर्जी
what is the energy of photon with wavelength 0.5 माइक्रोमीटर, 0.5 माइक्रोमीटर वेवलेंथ है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा, तो लगभग 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.5 माइक्रोमीटर वेवलेंथ है तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। विच लॉ रिलेट्स द एमिसिविटी एंड एब्जॉर्बिविटी of a material at thermal equilibrium, Kirchhoff law of thermal radiation, define a black body, आंसर क्या है, an idealized physical body that absorb all radiation, ब्लैक बॉडी क्या है, काला रंग क्या करता है, सारा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेकर है, ठीक है, तो वही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिगार्डलेस ऑफ फ्रीक्वेंसी और एंगल ऑफ इंसिडेंट, इस पर किसी भी फ्रीक्वेंसी के छोड़ दो, किसी भी एंगल से छोड़ दो, सगला का सगला ये अपने अंदर समा लेगा, ठीक है। व्हाट इज़ द एमिसिविटी ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, 1 होती है इसकी एमिसिविटी। व्हाट इज़ द स्पेक्ट्रल इरेडियंस, स्पेक्ट्रल इरेडियंस क्या है, द सोलर पावर डेंसिटी पर यूनिट वेवलेंथ, क्या होता है रेडियंस का फॉर्मूला, यूनिट, वॉट पर मीटर स्क्वायर, तो सोलर पावर डेंसिटी पर यूनिट वेवलेंथ, वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये तो हो गया सोलर पावर डेंसिटी का फॉर्मूला, सोलर पावर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर यूनिट वेवलेंथ मतलब नैनोमीटर। विच पार्ट ऑफ द सन एमिट्स बल्क ऑफ द रेडिएशन स्पेक्ट्रम वी रिसीव, बाहर फोटोस्फेयर जो बाहर वाला पार्ट हो रहा है, द Fraunhofer lines, what are the Fraunhofer lines, dark absorption line in the solar spectrum caused by the gases in the sun की outer surface, जो सन की आउटर सरफेस में जो गैसेस होती हैं उनकी वजह से जो सोलर स्पेक्ट्रम होता है वो डार्क एब्जॉर्प्शन लाइन उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। मतलब यार हिंदी अंग्रेजी की, हिंदी हमें अपनी अंग्रेजी भी बढ़िया करनी पड़ेगी या हिसाब ढंग भैया। चलो एक बार इस डार्क एब्जॉर्प्शन लाइंस इन सोलर स्पेक्ट्रम, सोलर स्पेक्ट्रम के अंदर जो डार्क एब्जॉर्प्शन लाइन होती हैं कॉज्ड बाय गैसेस इन द सन्स आउटर सरफेस एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये फ्रॉनहोफर लाइंस होती हैं। डज द सन एमिट गामा रेज, बिल्कुल करती हैं गामा रेज, लेकिन वो जो है कन्वर्टेड टू लोअर एनर्जी फोटोन थ्रू कोलिजन बिटवीन रीचिंग द सोलर सरफेस। वॉट इज़ ल्यूमिनोसिटी, ल्यूमिनोसिटी क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड बाय द सन पर यूनिट टाइम, तो लगभग इसकी वैल्यू 3.8 गुणा 10⁻26 वॉट होती है, इतनी एनर्जी एक सूरज जो है वो एमिट करता है। ल्यूमिनोसिटी क्या है कि टोटल एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड बाय द सन। वॉट इज़ द इनवर्स स्क्वायर लॉ रिगार्डिंग द सोलर फ्लक्स, सोलर इंटेंसिटी डिक्रीजेज विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, तो आई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/d² के, ठीक है। व्हाट आर द 3 मेन रीजन्स ऑफ द सोलर स्पेक्ट्रम, सोलर स्पेक्ट्रम के कौन कौन से हैं, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट और इंफ्रारेड, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोलर एनर्जी इज विजिबल लाइट, 47%, व्हाट परसेंटेज इन इंफ्रारेड लाइट, 46%, परसेंटेज यूवी लाइट 7 से 8%, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है 380 से लेकर 780 नैनोमीटर, या ये माइक्रोमीटर में 0.38 से लेकर 0.78 माइक्रोमीटर, ठीक है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइन, अल्ट्रावायलेट की होती है 100 से लेकर 400 नैनोमीटर, 100 से लेकर 400 नैनोमीटर, या 0.1 से लेकर 0.4 माइक्रोमीटर, इसमें 4 भी आ जाता है, कहीं कहीं 0.38 भी मिलेगा आपको, तो 0.38 माइक्रोमीटर 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर। व्हाट इज़ द वेवलेंथ रेंज ऑफ नियर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के लिए वेवलेंथ रेंज 0.78 माइक्रोमीटर से लेकर 3.0 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। विच यूवी सब टाइप इज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाई अर्थ के ओजोन लेयर, यूवी सी होती है, अल्ट्रावायलेट सी, इसकी रेंज कितनी है 100 से 280, अल्ट्रावायलेट सी जो है सी इसकी रेंज 100 से 280 होती है, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है। अल्ट्रावायलेट जो है 3 होती हैं, ए बी सी, सी की रेंज तो यही होगी 100 से 280 नैनोमीटर, और जो बी होता है वो 280 से 315 नैनोमीटर आता है, और जो ए होता है वो 315 से 400 नैनोमीटर आता है, 400 लिख दो या 380 नैनोमीटर करो,
ठीक है। अल्ट्रावायलेट सब टाइप रिस्पॉन्सिबल फॉर टैनिंग एंड सनबर्न, टैनिंग एंड सनबर्न के लिए कौन सी है? अल्ट्रावायलेट, बी है। देखो सी तो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो गई, ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होती, ये टैनिंग और सनबर्न के लिए कौन सी जिम्मेदार है? अल्ट्रावायलेट बी, 280 से 315 नैनोमीटर। विच यूवी रीचेज द अर्थ सरफेस मोस्ट ईजिली, कौन सी आसानी से पहुंच जाया करे? 315 से 400 वाली, ठीक है, 315 से 400 वाली, ठीक। अल्ट्रावायलेट ए विच यूवी ए। इन द कंटेक्स्ट ऑफ पीवी व्हाट इज द बैंड गैप? बैंड गैप क्या होता है भैया? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंसी बैंड टू द कंडक्शन बैंड। व्हाट इज द बैंड गैप ऑफ क्रिस्टलाइन सिलिकॉन? क्रिस्टलाइन सिलिकॉन के लिए क्या कितना होता है? 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये इसका बैंड गैप है क्रिस्टलाइन सिलिकॉन के लिए। और सिलिकॉन की थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.7 वोल्ट होती है। फोटोन्स विद वेवलेंथ लॉन्गर देन 1.1 माइक्रोमीटर जनरली डू व्हाट इन सिलिकॉन? देखो 1.1 माइक्रोमीटर का फोटोन है, पास थ्रू विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब। क्यों? क्योंकि 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, अभी बताया था। जो हमारा स्टैंडर्ड है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो बैंड गैप है, इससे कम आएगी तो ऐसी सीधी की सीधी लिकट जाएगी, इससे ज़्यादा आएगी तो उसमें हीट लॉस हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द थर्मलाइजेशन इन अ सोलर स्पेक्ट्रम? थर्मलाइजेशन का मतलब है एक्स्ट्रा हीट, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एक्सीज एनर्जी एज हीट व्हेन अ हाई एनर्जी फोटोन लाइक यूवी हिट्स अ सोलर सेल। विच रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर स्टैंडर्ड सिलिकॉन पीवी? तो कौन सा है? विजिबल है और इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के लगभग। व्हाट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन का मतलब है फोटो डाला, फोटोन्स आए और वो एक्टिव हो गया। द स्पेक्ट्रल रेंज 400 से 700 नैनोमीटर वाली यूज्ड बाय प्लांट्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शॉर्ट वेव एंड द लॉन्ग वेव रेडिएशन? शॉर्ट वेव इज इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड लॉन्ग वेव इज आउटगोइंग थर्मल रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। शॉर्ट वेव इनकमिंग सोलर रेडिएशन है और जो लॉन्ग वेव है वो आउटगोइंग थर्मल रेडिएशन है। एट व्हाट वेवलेंथ डज अर्थ का थर्मल एमिशन पीक? अर्थ का थर्मल एमिशन किस वेवलेंथ पर पीक पर होता है? तो लगभग 10 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर फार इंफ्रारेड, इंफ्रारेड से ये नियर इंफ्रारेड नहीं, ये फार इंफ्रारेड है, ठीक है। तो फार मतलब 10 माइक्रोमीटर पर जो अर्थ का थर्मल एमिशन वो पीक पर होता है, 10 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ पर। व्हाट इज द सोलर कांस्टेंट? सोलर कांस्टेंट 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर क्या होता है? जो सोलर इंटीग्रेटेड एनर्जी ऑफ द सोलर स्पेक्ट्रम एट द मीन अर्थ सन डिस्टेंस, मतलब कि अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है, मीन अर्थ सन डिस्टेंस पर जो वैल्यू होगी इंटीग्रेटेड एनर्जी की, वो सोलर कांस्टेंट कहलाता है। आउटसाइड द एटमॉस्फेयर इसकी वैल्यू 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। वाई इज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम AM0? AM0 क्यों? क्योंकि AM0 बाहर, अर्थ की सरफेस से बाहर, स्मूथर देन टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम AM 1.5, क्योंकि 1.5 तो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, ठीक है। और AM0 का मतलब अर्थ की सरफेस से बाहर, मतलब वहाँ कोई एटमॉस्फेयर तो है ही नहीं, तो एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन भी नहीं है और नहीं स्कैटरिंग होगी वहाँ पर, तो वहाँ पर जो किरण है, रेडिएशन है, वो शुद्ध जाएगा। व्हाट इज़ द रेलिश स्कैटरिंग? बताया था आपको, आसमान नीला रेलिश स्कैटरिंग की वजह से, ठीक है। जो पार्टिकल होते हैं वो छोटे होते हैं इसमें, रेलिश स्कैटरिंग में ये लाल और नारंगी रंग को कुछ नहीं करता, जिसकी वजह से सूरज डूबते वक्त लाल रंग दिखाई देता है, आसमान नीला इसी की वजह से दिखता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ लाइक एयर मॉलिक्यूल। which wavelength are most affected by Rayleigh scattering? shorter wavelength blue, ठीक है, ब्लू और वायोलेट। why is the sky blue? Rayleigh scattering की वजह से द ब्लू एंड, क्यों? क्योंकि नीले वाला जो लाइट है उसको ऐसे ऐसे फैला देगा तो नीला दिखने लगेगा सब जगह, तो Rayleigh scattering। व्हाट इज माई स्कैटरिंग? जो क्लाउड होते हैं, जो बादल होते हैं, वो वाइट रंग के दिखते हैं, सफ़ेद रंग के, इस माई स्कैटरिंग की वजह से। इसके पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। स्कैटरिंग बाई पार्टिकल सिमिलर इन साइज टू द वेवलेंथ लाइक डस्ट, स्मॉल या वाटर। तो रेलिश स्कैटरिंग में छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, और माई स्कैटरिंग में या तो बराबर होगा या बड़ा होगा पार्टिकल का साइज। वाई डू क्लाउड लुक वाइट? माई स्कैटरिंग की वजह से स्कैटर कर देता है ऑल विजिबल वेवलेंथ नियरली इक्वल। विच गैस इज द प्राइमरी एब्जॉर्बर ऑफ यूवी? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के लिए ओजोन गैस है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट में भी 3 चीज़ें आती हैं, अल्ट्रावायलेट C, B और A।
ए, ठीक है। सी कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है, बी थोड़ी सी होती है, ए आसानी से पृथ्वी पर आ जाती है। विच गैसेज आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड? इंफ्रारेड के लिए वाटर वेपर है, मतलब H2O और CO2, H2O एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर। व्हाट इज एन एटमॉस्फेरिक विंडो? एटमॉस्फेरिक विंडो, विंडो मतलब कि एक ऐसा हिस्सा जिसमें से आर पार जाया जा सके। एक वेवलेंथ रेंज है वेयर एटमॉस्फेयर इज ट्रांसपेरेंट एंड अलाउ रेडिएशन टू पास थ्रू विद लिटिल एब्जॉर्प्शन। What cause the sharp dips or gaps in terrestrial solar spectrum? टेरेस्ट्रियल सोलर स्पेक्ट्रम मतलब कि अर्थ की सरफेस के अंदर वाला सोलर स्पेक्ट्रम। डिप्स एंड गैप्स की बात कर रहा है तो ये एब्जॉर्प्शन है बैंड्स ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज H2O, CO2, O2 एंड O3, ठीक है। टर्बिडिटी क्या है? टर्बिडिटी क्या होता है भाई? द डिग्री टू विच द एटमॉस्फेयर इज हैजी ड्यू टू एरोसोल अफेक्टिंग द स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। हाउ डज हाई ह्यूमिडिटी अफेक्ट द सोलर स्पेक्ट्रम? देखो हाई ह्यूमिडिटी होगी तो सोलर स्पेक्ट्रम क्या होगा? वो घट जाएगा, इट इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन, घट जाएगा क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन मान लो सोलर का रेडिएशन आ रहा है। ह्यूमिडिटी का मतलब आपने देखा होगा जब गर्मियों के दिन में या बरसात के मौसम में चिपचिपा सा रहता है तो वो ये है कि भाई ह्यूमिडिटी हो गई, तो वातावरण में भी थोड़ा नमी सी ज़्यादा होती है, तो नमी होएगी तो जो प्रकाश की किरण आएगी वो उसमें से इंफ्रारेड तो एब्जॉर्ब कर लेती हैं वाटर वेपर वगैरह, ठीक है, तो वो स्कैटर फैल जाएगी। तो इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है द इंफ्रारेड बैंड्स रिड्यूसिंग द टोटल टेरेस्ट्रियल इरेडियंस, टोटल इरेडियंस घट जाता है। व्हाट इज एल्बिडो? रिफ्लेक्टिव, एल्बिडो जहाँ भी आ जाए आप रिफ्लेक्टिव नाम याद रखिएगा। द फ्रैक्शन ऑफ द सोलर स्पेक्ट्रम रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस बाय द अर्थ सरफेस और द एटमॉस्फेयर एट सनसेट। व्हाई डज द सोलर स्पेक्ट्रम शिफ्ट टूवर्ड्स रेड? सनसेट के बाद क्योंकि रेलिश स्कैटरिंग द लॉन्ग एटमॉस्फेरिक पथ फिल्टर आउट शॉर्टर ब्लू वेवलेंथ वाया स्कैटरिंग। रेलिश स्कैटरिंग, रेलिश स्कैटरिंग क्या करेगी? जो ब्लू वाली वेवलेंथ है कम वाली उसको फैला देगी और लाल वाली जो है नहीं फैलाती। विच गैस कॉज द स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन बैंड एट 0.76 माइक्रोमीटर? तो 0.76 माइक्रोमीटर पर कौन सी गैस है स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन बैंडेड? तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2। विच गैस कॉज द स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन बैंडेड 0.76 माइक्रोमीटर? वो है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। व्हाट इज द डिफ्यूज रेडिएशन? डिफ्यूज रेडिएशन होता है जो कि सोलर रेडिएशन दैट हैज़ बीन स्कैटर्ड बाय द एटमॉस्फेयर बट स्टिल रीचेज द सरफेस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं से आ रही है। डिफ्यूज मतलब डिफ्यूज हो गया, स्कैटर हो गया। डायरेक्ट बीम रेडिएशन हो गया जो सीधे सीधे आ रही है, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट बीम रेडिएशन पायरी हेलियोमीटर से मापा जाता है, डिफ्यूज रेडिएशन पायरेनोमीटर से मापा जाता है। डायरेक्ट प्लस डिफ्यूज दोनों रेडिएशन मिला के GHI ग्लोबल हॉरिजॉन्टल रेडियंस बनाते हैं। ये इसको मापने के लिए पायरेनोमीटर का इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। तो सोलर रेडिएशन दैट रीचेज द सरफेस इन ए स्ट्रेट लाइट फ्रॉम सन विदाउट बीइंग स्कैटर्ड, सीधे सीधे आ गया, डायरेक्ट लिया गया, डायरेक्ट रेडिएशन हो गया। ग्लोबल रेडिएशन क्या हो गया? द सम ऑफ डायरेक्ट एंड डिफ्यूजन, अभी बताया था ये रहा ग्लोबल रेडिएशन, ठीक है, रिसीव्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। हाउ डज अ वोल्केनिक इरप्शन इफेक्ट द सोलर स्पेक्ट्रम? वोल्केनिक ज्वालामुखी जो फटता है वो सोलर स्पेक्ट्रम को कैसे प्रभावित करेगा? तो इंक्रीज्ड एरोसोल लीड्स टू मोर स्कैटरिंग, माई स्कैटरिंग एंड द रिडक्शन इन डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस, ठीक है। जब ज्वालामुखी फटेगा तो क्या है कि जो मतलब स्कैटरिंग जो किरणें आ रही हैं वो फैल जाएंगी, ज़्यादा फैलेंगी, जिसकी वजह से जो है डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस कम हो जाएगा। व्हाट इज़ द ऑप्टिकल थिकनेस? ऑप्टिकल थिकनेस क्या होता है? एक मेजर ऑफ हाउ मच द एटमॉस्फेयर अटेन्यूएट्स द सोलर बीम। विच पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट? टेरेस्ट्रियल लॉन्ग वेव इंफ्रारेड ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेज। देखो यहाँ पर हम ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाएंगे, यहाँ पर जो है वो आएंगी, रेडिएशन आ रहा है। अब शॉर्ट वेव जो होगी वो तो वापस चली जाएगी टकरा के, लॉन्ग वेव जो होगी वो नहीं जाएगी। लॉन्ग वेव थर्मल से रिलेटेड होती है, शॉर्ट वेव तो अपनी देखा था, शॉर्ट वेव जो होती है इनकमिंग वाली और आउटगोइंग वाली, थर्मल वाली जो लॉन्ग वेव होती है उन्हें आउटगोइंग कहते हैं, ठीक है। व्हाट डज एयर मास रिप्रेजेंट? एयर मास क्या होता है भैया? द रिलेटिव पाथ लेंथ ऑफ द सोलर बीम थ्रू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से जो हमारी रिलेटिव पाथ लेंथ है सोलर बीम की वो एयर मास होती है। व्हाट इज़ द एयर मास एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर के टॉप पर 0 होगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पर वातावरण नहीं होगा। What is the air mass when the sun is directly overhead the sea level? एयर मास 1 होगा, cos z की वैल्यू 0 हो जाएगी। एयर मास स्टैंडर्ड 1.5 होता है, स्टैंडर्ड एयर मास। वाई इज एयर मास 1.5 इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्यों होता है भैया? रिप्रेजेंट अ टिपिकल एवरेज सोलर पाथ फॉर मिड लैटिट्यूड रीजन लाइक US, यूरोप एंड इंडिया।
व्हाट इज़ द मैथमेटिकल फार्मूला फॉर एयर मास 1/cos z जेड जो होता है वो जीनथ एंगल होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द जीनथ एंगल ऑफ एयर मास 1.5 48.2 डिग्री होता है। व्हाट इज़ द एयर मास वैल्यू फॉर अ सोलर जीनथ एंगल कॉस 60 डिग्री के लिए जो है वो होता है 2, एयर मास 2 होता है। हाउ डज एयर मास अफेक्ट द स्पेक्ट्रल ब्लू कंटेंट, एयर मास जो है वो ब्लू कंटेंट को कैसे अफेक्ट करेगा। एयर मास बढ़ेगा तो ब्लू कंटेंट डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज स्कैटरिंग। देखो एयर मास 0 का मतलब है वहाँ कोई वातावरण नहीं है, मतलब कि एयर मास 0 का मतलब एयर मास घटा तो मतलब वातावरण नहीं है, वातावरण नहीं होगा तो जो रेडिएशन आ रहा है वो सीधा सीधा चला जाएगा, कहीं पे भी किसी से न टकराएगा ना एब्जॉर्ब होएगा। लेकिन जैसे जैसे एयर मास की वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो इसका मतलब वातावरण आ गया, वहाँ पर वातावरण आ गया तो इसका मतलब जो हमारा रेडिएशन आ रहा है वो स्कैटर करने लग जाएगा। तो ये एज एयर मास बढ़ेगा तो जो ब्लू कंटेंट है वो डिक्रीज होएगा, क्योंकि लाइट जो है वो स्कैटर हो जाएगी, इंक्रीज स्कैटरिंग। व्हाट इज एयर मास 1.5 ग्लोबल G1 ग्लोबल 173 एक स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम है दैट इंक्लूड बोथ डायरेक्ट एंड डिफ्यूज रेडिएशन टोटलिंग 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू है रेडियंस की। एयर मास 1.5 डायरेक्ट क्या है, एक स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम है दैट इंक्लूड ओनली द डायरेक्ट बीम कंपोनेंट, ठीक है। अब देखो एयर मास 1.5 ग्लोबल दे दिया तो ग्लोबल का मतलब GHI हमने पढ़ा ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस, इसके अंदर डायरेक्ट प्लस डिफ्यूजन दोनों ही आते हैं, ठीक है। तो एयर मास 1.5 ग्लोबल है, इसका मतलब डायरेक्ट और डिफ्यूजन दोनों आएंगे G173, और एयर मास 1.5 डायरेक्ट है तो इसका मतलब इसमें सिर्फ डायरेक्ट आएगा, इसमें दैट इज डायरेक्ट बीम कंपोनेंट। व्हाट इज़ द इंटीग्रेटेड इरेडियंस ऑफ द AM0 स्पेक्ट्रम। तो इंटीग्रेटेड AM0 स्पेक्ट्रम की बात करें तो AM0 का मतलब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो पृथ्वी के रेंज से बाहर है, तो वहाँ पर क्या होता है, सोलर कांस्टेंट होता है। सोलर कांस्टेंट की वैल्यू 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द इंटीग्रेटेड इरेडियंस एट AM 1.5 ग्लोबल स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम। AM 1.5 पर जो है 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है, या 1 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर भी होती है। हाउ डज एल्टीट्यूड इफेक्ट, देखो ये 1.5 स्टैंडर्ड वैल्यू है ना एयर मास की, ग्लोबल स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम, तो स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम में जो इरेडियंस या सोलर कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू भी स्टैंडर्ड है 1000, ठीक है। हाउ डज एल्टीट्यूड अफेक्ट द एयर मास, एल्टीट्यूड मतलब ऊपर जाना ऊपर जाना ऊपर जाना, ऊपर जाएंगे तो एयर मास की वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाएगी एल्टीट्यूड, और जैसे ही हम अर्थ के सरफेस से बाहर निकल जाएंगे तो एयर मास की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर वातावरण नहीं है, ठीक है। व्हाट इज़ द एयर मास एट सनसेट जीनथ एंगल 90 डिग्री। तो देखो एयर मास इज इक्वल टू 1/cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। थियोरेटिकली इन्फिनिटी हो जाएगा लेकिन एक्चुअली में 38 होता है, ठीक है, ड्यू टू अर्थ कर्वेचर। व्हाट स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन यूजेस एयर मास 1.5 स्पेक्ट्रम। तो क्या होता है स्टैंडर्ड 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर 25 डिग्री सेल्सियस पर, 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर 25 डिग्री सेल्सियस पीवी मॉड्यूल के लिए। व्हाट डज स्पेक्ट्रल मैच मीन फॉर सोलर सिमुलेटर। तो हाउ क्लोजली द लाइट सोर्स स्पेक्ट्रम मैचेस द स्टैंडर्ड AM 1.5 कर्व। व्हाई डू सैटेलाइट्स यूज AM0 का क्यों इस्तेमाल करा जाता है, क्योंकि दे ऑपरेट आउटसाइड द एटमॉस्फेयर वेयर द स्पेक्ट्रम इज़ अनअटेन्यूएटेड। समझ रहे, AM0 क्यों यूज़ करते हैं AM0 सेल को, क्योंकि बाहर सैटेलाइट जो होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर होती है और वहाँ पर कोई वातावरण तो होता नहीं है, ठीक है। तो इज द स्पेक्ट्रम ऑफ अ क्लियर डे इन गुड़गांव क्लोजर टू AM 1.0 और AM 1.5। इट वेरीज बाई टाइम टू टाइम ऑफ द डे, बट AM 1.5 इज़ द एवरेज यूज टू ईयर अराउंड मॉडलिंग, ठीक है। स्टैंडर्ड AM 1.5 लेते हैं। व्हाट इज़ द क्लियरनेस इंडेक्स, द रेशो ऑफ ग्लोबल GHI टू एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्यों लिया, क्लियरनेस इंडेक्स मतलब वातावरण कितना साफ है, ठीक है। इस और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल में तो कोई वातावरण ही नहीं है, मतलब वहाँ पर तो साफ ही साफ है। और यहाँ GHI ग्लोबल हॉरिजॉन्टल रेडिएशन मतलब की बात है, एक तो हो गया ये पृथ्वी की लेयर है, इससे बाहर वाला और इससे अंदर वाला, इन दोनों के रेडिएशन जो इरेडियंस है उनकी तुलना कर दी इसने, ठीक है। क्लियरनेस इंडेक्स में है कि यहाँ कितना क्लियर है और यहाँ कितना क्लियर है, ठीक है। वॉट इंस्ट्रूमेंट मेजर द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर रेडिएशन। तो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है, स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर। व्हाट इंस्ट्रूमेंट मेजर ग्लोबल हॉरिजॉन्टल रेडिएशन GHI
पायरोनोमीटर जो होता है GHI को मेजर करता है। GHI के अंदर डायरेक्ट प्लस डिफ्यूजन दोनों होते हैं, और डायरेक्ट के लिए पायरोहीलियोमीटर होता है। DNI डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस मेजरमेंट मोर सेंसिटिव टू स्पेक्ट्रल देन GHI। DNI डिपेंड्स स्ट्रिक्टली ऑन अनस्कैटर्ड बीम्स वेयर GHI इंक्लूड स्कैटर्ड डिफ्यूज रेडिएशन। ये वाला जो है ना DNI मेजरमेंट, ये ज़्यादा सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट रेडिएशन, मतलब कि जो स्कैटर नहीं हो रही है ना, उस पर ही निर्भर करेगा। व्हाट इज़ द मल्टी जंक्शन सोलर सेल? मल्टी जंक्शन सोलर सेल में क्या है कि बहुत सारी मल्टीपल लेयर होंगी, और हर एक लेयर जो होगी वो ऑप्टिमाइज होती है अलग अलग सोलर स्पेक्ट्रम के लिए, को कैप्चर करने के लिए। विच मटीरियल टिपिकली यूज फॉर द टॉप लेयर ऑफ अ ट्रिपल जंक्शन सेल टू कैप्चर UV रेडिएशन? इंडियम गैलियम फॉस्फाइड। इंडियम गैलियम फॉस्फाइड। विच मटीरियल इज टिपिकली यूज टू बॉटम लेयर? देखो, उन अपर टॉप लेयर में इंडियम गैलियम फॉस्फाइड है, और बॉटम लेयर में जर्मेनियम है, GE जर्मेनियम। जर्मेनियम की थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.3 वोल्ट होती है। व्हाट इज द क्वांटम एफिशिएंसी? क्वांटम एफिशिएंसी तो आउटपुट अपॉन इनपुट ही होती है, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैरियर्स कलेक्टेड बाय द सोलर सेल टू द नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ अ गिवन वेवलेंथ शाइनिंग ऑन द सेल। कितने उस पर गिर रहे हैं और कितने उसने कलेक्ट करे, तो एफिशिएंसी होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहाँ क्वांटम एफिशिएंसी है, तो आउटपुट क्या है? कितने उसने एब्जॉर्व कर लिए फोटोन, और इनपुट कितने उस पर टोटल गिर रहे हैं। व्हाट इज द एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी? EQE क्वांटम एफिशिएंसी दैट इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ ऑप्टिकल लॉसेज लाइक रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। एक तो नॉर्मल क्वांटम एफिशिएंसी है जिसमें ऑप्टिकल लॉसेज इंक्लूड नहीं होंगे, एक एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी है जिसमें जो लॉसेज हैं, ऑप्टिकल लॉसेज और रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिशन वाले, वो इंक्लूड हो जाएंगे। व्हाट इज़ द इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी? क्वांटम एफिशिएंसी दैट कंसीडर ओनली द फोटोन्स दैट आर एक्चुअली एब्जॉर्ब्ड बाय द सेल। ठीक है, नॉर्मल क्वांटम एफिशिएंसी में कोई लॉस पॉस कुछ नहीं होता। एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी में जो एक्स्ट्रा बाहर वाले जो गिर गए ना, लॉस हो गया। लॉस कैसे होगा भाई? लाइट पड़ी, वो रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्शन से हो गया, या ट्रांसमिशन से। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन में जो लॉस हुए एक्स्ट्रा क्वांटम एफिशिएंसी में, वो भी इंक्लूड हो जाते हैं। और इंटरनल में सिर्फ वो होंगे जो एब्जॉर्ब, इंटरनल मतलब जो भीतर चले गए, जो एब्जॉर्ब हो गए फोटोन। वाई इज आ सिलिकॉन सेल क्वांटम एफिशिएंसी इन लो इन UV रीजन? अल्ट्रा वायलेट रीजन में सिलिकॉन सेल की क्वांटम एफिशिएंसी लो क्यों होती है? क्योंकि हाई एनर्जी फोटोन्स आर एब्जॉर्ब्ड वेरी क्लोजली टू द सरफेस वेयर रिकम्बिनेशन रेट्स आर हाई। वाई इज द सिलिकॉन सेल क्वांटम एफिशिएंसी लो इन द इंफ्रारेड रीजन? देखो, अल्ट्रा वायलेट रीजन में भी लो है इसकी, इंफ्रारेड रीजन में भी लो है इसकी। इंफ्रारेड रीजन मतलब 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होते हैं। द फोटोन डू नॉट हैव इनफ एनर्जी टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द बैंड गैप। ठीक है, व्हाई इज द सेलेक्टिव एब्जॉर्बर इन व्हाट इज द सेलेक्टिव एब्जॉर्बर इन द सोलर थर्मल? एक मटेरियल दैट एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम सोलर रेडिएशन शॉर्ट वेव बट एमिट्स मिनिमम थर्मल रेडिएशन लॉन्ग वेव। ठीक है, तो शॉर्ट वेव होता है सोलर रेडिएशन इनकमिंग वाली, थर्मल रेडिएशन होता है आउटगोइंग वाली लॉन्ग वेव। ठीक है, अब देखो ये जो है, ये सिलिकॉन सेल की जो एफिशिएंसी है, क्वांटम एफिशिएंसी, वो लो क्यों होती है? अल्ट्रा वायलेट में क्यों लो होती है? इंफ्रारेड में भी लो होती है, क्यों? देखो, अभी मैंने ऊपर ही समझाया कि जो फोटोन आ रहा है उसमें दो केस बन सकते हैं। मान लो हम सिलिकॉन वाली यूज कर रहे हैं, ठीक है, सोलर सेल, सिलिकॉन का 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1.12 होता है, 1.12 होता है ना, हाँ। अब इसमें एक फोटोन आया इंफ्रारेड वाला, इसकी एनर्जी जो है 1.1 है, और एक आया UV वाला, इसकी एनर्जी बहुत हाई है, 1.12 से ज़्यादा है। ठीक है, तो 1.1 वाला है, इससे कम है, तो वो ऐसे ही नॉर्मली पास हो जाएगा अनयूज इस वजह से, और 1.12 से ज़्यादा है तो वो इसमें हीट एनर्जी आ जाएगी। भाई हमें तो 1.12 की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन इसने ज़्यादा दे दी, तो बाकी जो ज़्यादा एक्स्ट्रा वाली है वो हीट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से एफिशिएंसी दोनों ही केसेस में कम आती है। व्हाट इज़ द सोलर विंडो? विंडो का आपको बताया था, एक पर्टिकुलर स्पेस होता है जिसमें से आर पार आया जा सके। तो द रेंज ऑफ वेव लेंथ विजिबल दैट अ विंडो allows through while blocking heat infrared. What does spectral response of a solar cell measure? Spectral response क्या measure करता है सोलर सेल का? The current generated per unit of incident power at a specific wavelength measured in ampere per watt. How does soiling मतलब dust affect the spectrum received by a panel? डस्ट होएगी तो वो स्कैटरिंग बढ़ जाएगी, इट ऑफन अटेन्यूएट शॉर्टर वेवलेंथ, ब्लू मोर देन
लॉन्गर रेड मतलब कि अटेन्यूएट कर देगा, ये शॉर्टर जो शॉर्टर वाली वेवलेंथ है ना नीले रंग की जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसे अटेन्यूएट कर देगा, ठीक है, घटा देगा। व्हाट इज़ द शॉकले क्वेश्चन लिमिट 33.7% फॉर अ सिंगल सेल। द मैक्सिमम थ्योरेटिकल एफिशिएंसी ऑफ अ सिंगल जंक्शन सोलर सेल 33.7% फॉर सिलिकॉन के लिए, लार्जली ड्यू टू द स्पेक्ट्रल लॉसेज। व्हाट इज़ द SRRA इन NISE कंटेक्स्ट। सोलर रेडिएशन रिसोर्सेज असेसमेंट। सोलर रेडिएशन रिसोर्सेज असेसमेंट एक नेटवर्क ऑफ स्टेशन अक्रॉस इंडिया मेजरिंग स्पेक्ट्रल एंड ब्रॉडबैंड रेडिएशन। विच इंडियन स्टेट जनरली रिसीव्स द हाइएस्ट DNI। राजस्थान डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस राजस्थान में थर्ड रिजल्ट है। वेयर इज़ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडक्वार्टर, गुड़गांव के अंदर है भारत में, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन पूरे हमारे MCQ पूरे हो चुके हैं। इसके बाद में अब ये सारा मतलब कितने पेज हैं टोटल, अभी हमारे पास 48 पेज बचे हैं। ये 48 पेज में सब थ्योरी है। ये देखो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, अलग अलग वेबसाइट वगैरह चली हैं और मैंने ये जो क्वेश्चन वगैरह लगाए हैं ये भी इसी पैटर्न में लगाए हैं कि पहले टॉपिक लिखा, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी लिखी, फिर उस थ्योरी से रिलेटेड हमने MCQ लगाए, ठीक है। ये जो इससे ऊपर हमारे 200 पेजेस हुए हैं ना, इनका यही पैटर्न रहा कि भाई पहले हमने वो टॉपिक लिखा कि भाई ये टॉपिक दे रखा है इसमें सिलेबस में, फिर वहाँ से रिलेटेड हमने थ्योरी लिखी कि वो टॉपिक का क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा है, फिर उससे रिलेटेड हमने MCQ लगाए, ठीक है। MCQ बहुत सारे रिपीट हुए, इससे हमें ही फ़ायदा हुआ कि MCQ पहली बार हमने पढ़ा नया लगा, दोबारा हमने पढ़ा तो कॉन्फिडेंस आया कि भाई पहले पढ़ रखा, और तीसरी बार पढ़ा तो और याद हो गया अच्छे तरह से, ठीक है। तो रिवीजन भी साथ के साथ ही चल रहा है इनका MCQ का, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आशा करता हूँ आपको कंटेंट पसंद आया होगा, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए या ना आए। कारण क्या है, इसमें आइडिया नहीं है कुछ भी, क्योंकि पहले कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ तो किस तरह का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या पैटर्न है वो कुछ मुझे भी आइडिया नहीं है, आपको भी नहीं है, ना कोई किताब है। हम टॉपिक पढ़ सकते हैं, उस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये खुद से भी लगा सकते हैं या नेट पर देख सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर क्या पूछेगा, कौन से क्वेश्चन रखेगा, ये चीज़ तो कोई भी नहीं बता सकता, उसका क्या पैटर्न हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, कोशिश है, उम्मीद है कि इसमें इन्हीं जब टॉपिक मैंने वही लिए हैं तो इनमें से क्वेश्चन लगेंगे, उम्मीद है। बाकी तो अपन मेहनत करते हैं आगे आप लोगों के लिए, तो मेहनत करते रहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है मेहनत कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। जय हिंद, जय भारत, और ख्याल रखिएगा। कुछ अपने राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।